तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे लुओ फेंग ने लॉर्ड जिंगियन की ताकत का पूरा गुरूर चकनाचूर कर डाला था और लॉर्ड जिंगियन वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकली थी। लुओ फेंग ने अपना ब्लैक टोकन चेंबर ओपन कर लिया था और वहां उसको बेतहाशा कीमती यूनिवर्स सी के तीनों फॉरबिडन जोन्स के मैप्स मिल गए थे, जिसे लुओ फेंग ने अपने ह्यूमन अलायंस के साथ शेयर कर दिया था। अब लुओ फेंग अपना डीप ट्रेजर हंट जारी रखता है, जहाँ एक जगह पर एक सुप्रीम ट्रेजर टू मौजोलियम बोट के अनाउंसमेंट से बड़ा हंगामा हो गया था और उसको लेने के लिए बड़े बड़े क्लैंस के पावरफुल यूनिवर्स मास्टर्स उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी उसको साथ मिलता है पर्पल मून होली लैंड के लू चैंग का, जिसके साथ लुओ फेंग कंडीशनल अलायंस करता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां समंदर के अंदर से टूम बोट बड़े तहलके के साथ निकल रही थी, जिसको पहली बार देखकर लुओ फेंग के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल और बेहद बड़ा सुप्रीम ट्रेजर था, जिसको पानी के ऊपर पूरी तरह निकलने में पूरे 15 डेज का वक्त लग जाता है। बाहर आने पर लुओ फेंग के 4 खिलाड़ी असिस्टेंट्स अपने स्क्रीन पर वो सारे ट्रेजर्स देख लेते हैं जो उसमें मिलने वाले थे। तब लुओ फेंग ने कहा कि वहां पर ऑलरेडी एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट, स्केलेटन क्लैन और डिवाइन आई क्लैन के यूनिवर्स मास्टर्स आ गए हैं और वो बेसब्री से टूम बोट के ऊपर आने का वेट कर रहे हैं। इस पर लू चैंग ने कहा कि इस ट्रेजर को कोई अपने लाइफ मार्क से अपना नहीं बना सकता, बल्कि इसके अंदर कंट्रोल कोर है, उसको लेना होता है। जिसके पास कोर आ गया वो इस बोट की हर चीज को एक इशारे से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हमें बोट का गेट ओपन होने पर ध्यान देना है। जैसे गेट ओपन हो गया फिर फुल स्पीड से अंदर जाना होगा। इंतजार करते करते 15 डेज बीत जाते हैं और बोट पूरी तरह से ऊपर आ गई थी। फिर उसका एक गेट ओपन होने लगा, जिसे सभी कल्टिवेटर्स देख लेते हैं और सबसे पहले लू चैंग लुओ फेंग को आगे बढ़ने को कहता है, जिसको जाता देख सभी निकल पड़े। अब इतने बड़े बड़े कल्टिवेटर्स एक ही राह पर थे तो आपस में तू मैं तो होनी ही थी, पर एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की कल्टिवेटर ने कहा आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि यहाँ टूम बोट को लू चैंग से बेहतर कोई नहीं जानता और अगर वो पहले अंदर जाने में सक्सेसफुल हुआ तो हम में से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हम अपना एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं और इसको सबसे पहले अपने रास्ते से हटा देते हैं। सारे क्लैंस को ये प्लान एकदम सही लगा, इसलिए सभी ने मिलकर पहले लू चैंग को अपना टारगेट बना लिया। इन सभी के प्लान को लू चैंग ने भी भाप लिया और देखा कि उस पर सभी के सभी अपने खतरनाक अटैक्स कर रहे हैं और इनके साथ लड़ने का समय बिल्कुल नहीं है, तो लू चैंग सीधे अपना सबसे पावरफुल डियर गॉड आर्मर पहन लेता है। दूसरी तरफ से उन सभी के एक से बढ़कर एक टेरिफाइंग अटैक्स लू चैंग की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से वहां के कई प्लैनेट्स किसी छोटे पत्थरों जैसे ब्लास्ट हो रहे थे। पर फिर भी इतने सारे कल्टिवेटर्स मिलकर भी लू चैंग के डियर आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। लुओ फेंग ने इस कमाल के आर्मर को देखकर लू चैंग की तारीफ की और लू चैंग ने अपनी पहाड़ी आवाज में कहा, लुओ फेंग चलो मेरे साथ। अब दोनों तेजी से बोट की तरफ बढ़ने लगे। दोनों को जब सबने देखा कि वो तेजी से अंदर जाने वाले हैं और उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, तब सभी ने अपने अटैक्स को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की कल्टिवेटर ने अपने जायंट पाम से डियर की टेल को जकड़ लिया और बाकी सारे यूनिवर्स मास्टर्स ने भी अपना पूरा जोर लू चैंग को रोकने में लगा दिया। पर सभी ने एक गलती कर दी, वो ये कि उन्होंने लुओ फेंग जैसे एक अल्टीमेट टाइगर को खुला छोड़ दिया था। अब खुद को पूरी तरह अटकता देख चांग ने लुओ को आवाज दी और फिर क्या दोस्तों, लुओ फेंग वहां ऐसे कमाल की स्पीड में पहुंचा जैसे उसके सामने लिटरली अपीयर हो गया हो। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि यह आया कब, और आते ही लुओ फेंग ने अपने गोल्डन लाइट से इतना टेरिफाइंग स्लैश मारा कि जिसने भी लू चैंग के टेल को जकड़ कर रखा था उनकी पकड़ छूट गई और फिर लू चैंग ने अपने डियर की टेल को एक फाइनल झटका मार डाला, जिससे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स बहुत पीछे गिर पड़े। दोनों के अटैक की पावर इतनी कमाल की थी कि वहां के समंदर का पानी तक स्प्लिट हो गया था और तब उनको समझ आया कि लू चैंग और लुओ फेंग के बीच अलायंस हो गया है। तब स्केलेटन लॉर्ड ने कहा, लुओ फेंग तुम इसका साथ दे रहे हो, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि लू चैंग तुमको ही ट्रिक कर देगा? इस पर लुओ फेंग ने अपने कूल अंदाज में जवाब दिया, अपना मशवरा अपने पास रखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और फिर दोनों सीधे अंदर की ओर निकल पड़े। मौका देखकर बाकी सभी ने दोनों का पीछा किया, क्योंकि सबको पता था कि लू चैंग टूम बोट में जहाँ भी जाएगा वो रास्ता बोट का सबसे बेस्ट रास्ता है। अंदर पहुंचते ही एक जगह पर कई सारे रास्ते थे, जिसको देखकर कोई भी कंफ्यूजन में पड़ जाता, पर लू चैंग ने अपना सही दिमाग लगाते हुए लुओ फेंग को अपने साथ चलने को कहा। कुछ देर बाद वहां बाकी सारे कल्टिवेटर्स पहुंच गए और उन्होंने बिना देरी किए लू चैंग को फॉलो करने को कहा। लू चैंग को अंदाजा हो चुका था कि बाकी सभी पीछे आ रहे हैं, तो उसने भी अपना दिमाग लगाते हुए टूम में हिडन ट्रैप्स में एक एक को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। कहीं पर उसने अपने डियर आर्मर का छोटा लेग फेंक कर ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जिसके तुरंत बाद वहां से जो भी गुजरा उस ट्रैप में फंसकर मारा गया। एक जगह तो लू चैंग ने अपने पीछे बना रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे उसके
पीछे आने वाले डिवाइन आई क्लैन के दोनों लॉर्ड्स को डिटूर लेकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। अब तो लुओ फेंग ने भी मान लिया कि उसका लू चैंग के साथ अलायंस एक बहुत ही सही डिसीजन था, वरना इन ट्रैप्स को पार करना बहुत ही टेढ़ी खीर बन गया होता। अब दोनों कंट्रोल चेंबर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर लू चैंग ने बताया कि भले ही ये कंट्रोल चेंबर है, पर इसका कोर कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता, और यहाँ पर कोर को ढूंढना पूरी तरह स्किल्स पर डिपेंड है। कंट्रोल चेंबर ओपन होते ही दोनों अंदर जाते हैं और लुओ फेंग समझ जाता है कि लू चांग कोर के बारे में नहीं बताना चाहता। पर कोई नहीं, मैं यहाँ की हर एक चीज पर अपनी डिवाइन स्टैम्प डालकर देखता हूँ। पर लुओ फेंग देखता है कि वहाँ की कोई चीज को डिवाइन स्टैम्प से क्लेम नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरह लू चांग ने भी देखा कि डिवाइन स्टैम्प से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अभी दोनों कंफ्यूज हो ही रहे थे कि बाकी सारे वहाँ पहुंच जाते हैं और हमेशा की तरह डिवाइन आई क्लैन वाले अपनी धमकी पर उतर आते हैं। उसने कहा, लू चांग चुपचाप कोर हमारे हवाले करो। लू चांग ने कहा, अगर कोर मेरे पास आ गया होता तो मैं बेवकूफों की तरह यहाँ खड़ा रहता क्या। अब फिर से यहाँ उनके बीच फाइट शुरू होने वाली थी। इससे पहले वहाँ टूम बोट में एक मिस्टीरियस सीनियर आता है जिसने सभी को अपने ऑरा से एक जगह स्टक कर दिया। दोस्तों, बोट ऑफ मॉज़ोलियम में आए इस मिस्टीरियस शख्स का असली नाम ड्वानदोंगे वू है, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में ड्वानदोंगे कोई आम नाम नहीं बल्कि 192 जनरेशन से चला आ रहा एक एक्सट्रीमली ऑनरेबल और सुप्रीम टाइटल है, और ये शख्स इस लिनिएज का 192nd सक्सेसर है। सीनियर ने कहा, हजारों रीइंकार्नेशन ईरास पहले मैं अपने जनरल के साथ एक बहुत बड़े और मिस्टीरियस एडवेंचर पर निकला था, लेकिन अफसोस वो पूरा मिशन एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया और हमारी पूरी ग्रुप और सिविलाइजेशन तबाही हो गई। उस तबाही के बाद ड्वानदोंगी अकेला बचा और वो इतने वक्त से बोट ऑफ मॉज़ोलियम के अंदर एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस फॉर्म में बैठकर अपने 193rd सक्सेसर का वेट कर रहा था। वो यहाँ अपने सेक्ट की 192 जनरेशंस की सुप्रीम नॉलेज, सीक्रेट्स और टेक्निक्स को लेकर आया है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसकी ड्वानदोंगे लिनिएज हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से मिट जाए। लेकिन इस इनहेरिटेंस को पाना कोई खेल नहीं है। ड्वानदोंगे के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। यहाँ आए सभी कल्टिवेटर्स को एक अल्टीमेट टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो इस टेस्ट को पास करेगा उसको उसकी लेगेसी मिल जाएगी। पर हाँ, यहाँ इनहेरिटेंस किसी एक को मिलेगा और बाकी सारे कल्टिवेटर्स मारे जाएंगे। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो? बताओ कौन कौन इस टेस्ट में उतरना चाहता है। सारे क्लैन सोचते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ड्वानदोंगे इनहेरिटेंस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, पर इसके लिए क्या जान दांव पर लगाना सही कदम होगा। और लुओ फेंग ने सोचा कि यूनिवर्स बोर्ड को बनाने वाली उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के सुप्रीम गॉड का नाम भी वू था और इस सीनियर का नाम भी वू है। इसका मतलब यह भी बहुत पावरफुल इनहेरिटेंस का मालिक है। मैं अगर यह चैलेंज एक्सेप्ट ना भी करूं तो एक कॉस्मिक लॉर्ड बन सकता हूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। उसके बाद भी क्या मैं खुद को और मेरे ह्यूमन रेस को आने वाली रीइंकार्नेशन साइकिल से बचा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे अपने प्यारों को उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन से बचाना है तो ये दांव खेलना पड़ेगा। मुझे ये इनहेरिटेंस को स्टडी करना पड़ेगा, और इसलिए वहां खड़े बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग क्लैंस के होते हुए भी लुओ फेंग सबसे पहले आगे बढ़ता है और चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इसको देखा देखी बाकी सब भी एक एक करके आगे आने लगते हैं, और फिर ड्वानदोंगे सीनियर उन सबको चेक करता है कि इनमें कोई टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, और सीनियर को स्केलेटन क्लैन का वो कल्टिवेटर दिखता है। सीनियर ने कहा कि तुम एक सोलर स्पीसीज हो और ऐसा क्लैन मेरा इनहेरिटेंस लेने के लायक नहीं। उसको जब वो मारने ही वाला था तब वो कल्टिवेटर डर से कराहते हुए उससे कहता है कि मेरे पर मेरे पूरे क्लैन की जिम्मेदारी है, मुझे छोड़ दीजिए सीनियर। तब सीनियर उसको बोट से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। सच कहूं दोस्तों, ये सीनियर बड़ा रूथलेस लगता है, किसी स्कूल के स्ट्रिक्ट हेडमास्टर की तरह। खैर, इसके बाद सीनियर सबको अपने साथ लेकर जाते हैं और उनके सामने का एक बहुत बड़ा चेंबर खोलते हैं और सबको कहते हैं, इस चेंबर में सही सलामत तुमको नेक्स्ट चेंबर में पहुंचना है। अगर तुम ऐसा कर पाए समझो ये स्क्रीनिंग स्टेप पार कर लिया। अरे मजे की बात दोस्तों कि लुओ फेंग को छोड़कर सीनियर ने सबसे कहा, तुम बाकी 4 पहले जाओ अंदर। सब हक्के बक्के होकर कभी लुओ फेंग को देखते तो कभी सीनियर को, पर डिवाइन आई क्लैन वाला फिर भी पूछ लेता है कि इसका क्या होगा, मतलब दोस्तों लुओ फेंग का क्या। सीनियर अपनी वजनदार आवाज में कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, अगर दोबारा कुछ बोला तो डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। फिर क्या सब शौक सीनियर रॉक। सब अपनी मुंडी नीचे डाले चेंबर में चले जाते हैं। लुओ फेंग सबके जाने के बाद सीनियर से रिस्पेक्टफुली कहता है, आपने मुझे सबसे अकेला क्यों कर दिया सीनियर। सीनियर लुओ फेंग को भी कहते हैं, तुमको बस ओबे करना है। लुओ फेंग समझ जाता है भाई ये सच में स्कूल हेडमास्टर हैं और चुप रहकर बात मानना ही सही है। अंदर जाते हुए बाकी 4 इस डिसीजन से इतना जल गए थे कि डिवाइन आई क्लैन वाले ने कहा, सीनियर लुओ फेंग के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं, इसका टेस्ट अलग और हमारा अलग। लू चैंग बड़े ध्यान से वहाँ के खतरे को परख रहा था और उसने किसी बहुत बड़े खतरे की आहट सुनी और वहाँ पर बेहद खतरनाक क्रीचर आ जाता है जो इन चारों की धुलाई कर रहा था। इसकी आवाज चेंबर के बाहर तक आ रही थी
जिसे सुन लुओ फेंग समझ जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है अंदर, कुछ बड़ा टेरिफाइंग है, और थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। सीनियर ने कहा, नॉट बैड, 4 में से सिर्फ 1 मारा गया। सीनियर ने जो बात इतनी कैजुअली कही, लुओ फेंग ने उसको उतनी ही शॉकिंगली दोहराया और कहा, क्या 1 मारा भी गया? अब सीनियर ने कहा, अभी तुम अंदर जाओ। चेंबर ओपन होते ही लुओ फेंग अपने पूरे जोश के साथ अंदर के खतरों का सामना करने के लिए दौड़ जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन, हम स्केलेटन क्लैन के उसी कल्टिवेटर को देखते हैं जिसको द्वानडोंगे ने इनहेरिटेंस के लिए मना कर दिया था और बाहर निकाल फेंका था। वो अपने मास्टर्स के पास आया था, जहाँ उसके 4 क्लैन मास्टर्स ने कहा कि हमको एलिमिनेट कर दिया और डिवाइन आई क्लैन वालों को नहीं किया, जबकि वो भी सेम रीइंकार्नेशन ईरा से हैं। ये सरासर ज्यादती है हमारे साथ। हम इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पूरे यूनिवर्स सी में इस बात का ढिंढोरा पीटो कि टूम बोर्ड बाहर निकल आया है और वहाँ पर द्वानडोंगे इनहेरिटेंस के लिए कंपटीशन हो रहा है। इससे सभी क्लैंस के मास्टर्स यहाँ आएंगे और हम बोट ऑफ मौजोलियम में पूरी तरह केओस फैला देंगे। इसी केओस का फायदा उठाकर शायद हमारा कोई चांस बनेगा, या फिर हम द्वानडोंगे इनहेरिटेंस ही तबाह कर देंगे। अब वो कल्टिवेटर पूरे यूनिवर्स सी में ये बात फैलाने निकल पड़ा। अगले सीन में हमें टूम बोर्ड का लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर दिखाई देता है, जिसमें लुओ फेंग ने एंटर किया था और उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लायन बीस्ट खड़ा हो गया। ये द्वानडोंगे का गार्डियन बीस्ट है दोस्तों, और सीनियर ने कहा कि तुमको इसके सामने सर्वाइव करना है, पर कंडीशन ये है कि तुम कोई पैलेस टाइप ट्रेजर में हाइड नहीं कर सकते। और फिर शुरू होती है एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फाइट। लुओ फेंग ने सोचा, अगर यहाँ एक यूनिवर्स मास्टर इसके हाथों मारा गया है तो मुझे इसकी स्ट्रेंथ को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। और उसने अपना पहला अटैक अपने क्रेजी एक्सट्रीमिटी गॉडली आर्मर के लेवल 3 का यूज करके लायन बीस्ट को 1 शॉट फिनिश कर दिया, जिसको देख लुओ फेंग एकदम सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जो बीस्ट एक यूनिवर्स मास्टर को किल कर सकता है वो इतनी आसानी से कभी नहीं मर सकता। और लुओ फेंग ने सही सोचा था दोस्तों। वो बीस्ट फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने अटैक शुरू किए। लुओ फेंग ने उसको फिर से घायल कर दिया और फिर वही होता है, वो फिर से आ जाता है। पर लुओ फेंग ने रियलाइज किया कि ये बीस्ट जितने टाइम फाइट कर रहा है इसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। और फिर क्या, अब केवल 2 बार और लुओ फेंग उसको मार पाया, पर अब उसके पंचेस में इतनी पावर्स आ गई थी कि वो लॉर्ड 5 केओस के यूनिवर्स मास्टर लेवल 5 पर पहुंच गया और अब उसने लुओ फेंग को धोना शुरू किया। लुओ फेंग अब उसके पावरफुल पंचेस को डॉज करने की कोशिश करता, पर टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी। अब यूनिवर्स मास्टर लेवल 6 पर उस बीस्ट ने लुओ फेंग पर इतने पंचेस बरसाए कि लुओ फेंग जमीन में धंस गया और लुओ फेंग की 8% डिवाइन बॉडी खलास हो गई। फिर लुओ फेंग ने सोचा, अब इसको मैं अगर अपनी करंट स्ट्रेंथ से फाइट करने जाऊंगा तो नेक्स्ट लेवल से पहले मारा जाऊंगा और एलिमिनेट हो जाऊंगा। तभी लुओ फेंग ने अपने सबसे पावरफुल शीवू विंग्स को आवाज लगाई और फिर लुओ फेंग का वो अवतार जिसको हम सभी बहुत चाहते हैं, वो शीवू विंग्स पहनकर लुओ फेंग ने अपनी गोल्डन किंगडम पावर एक्टिवेट कर दी। अब बीस्ट के पंचेस मारने से पहले ही लुओ फेंग वहां से निकल जाता। लायन बीस्ट के अटैक्स खाली जा रहे थे, पर बीस्ट के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था टाइम, और टाइम के साथ उसकी स्ट्रेंथ एक ट्रू गॉड की हो जाती है और फिर वो लुओ फेंग पर पंचेस बरसाने शुरू करता है। लुओ फेंग शीवू विंग्स से खुद को कवर कर लेता है जब तक लायन बीस्ट रुक न जाए। लुओ फेंग के मुंह से खून निकल रहा था और वो बीस्ट रुक गया था। लुओ फेंग ये देखकर परेशान हो जाता है कि अब क्या नई मुसीबत यार सीनियर। पर सीनियर ने कहा, तुमने ये पड़ाव पार कर लिया है, तुम आगे बढ़ सकते हो। और लुओ फेंग ने चैन की सांस ली। वाकई दोस्तों, ये बीस्ट अपनी गॉड लेवल की पावर्स के साथ वरना लुओ फेंग के लिए काल बनने वाला था, जिसको मारा नहीं जा सकता। खैर, अंदर के चेंबर में हमें 3 यूनिवर्स मास्टर्स दिखाई देते हैं जो अभी तक उस फिरोशियस लायन बीस्ट के आतंक से जख्मी थे और कराह रहे थे, जिसमें थे डिवाइन आई क्लैन की जोड़ी और पर्पल मून होली लैंड का लू चैंग। इसका मतलब दोस्तों, प्लांट लाइफ फॉर्म जियाजुई मास्टर लायन बीस्ट के हाथों शहीद हो चुकी थी। डिवाइन आई क्लैन वाले कल्टिवेटर ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम अकेले थे उस बीस्ट के सामने और हम 3, फिर भी तुम सही सलामत वहां से निकल आए। तो दोस्तों, जब वो चारों गए थे तब एक साथ उस लायन बीस्ट के सामने मुकाबला हुआ था, पर जब लुओ फेंग गया था तब अकेले के दम पर उस गॉड लेवल लायन बीस्ट की ब्रूट स्ट्रेंथ और स्पीड के सामने सिर्फ टिका ही नहीं, बल्कि उसने अपने कमाल की स्ट्रेंथ का नजारा दिखाया दोस्तों। अब बाहर हमें डिवाइन आई क्लैन को दिखाया जाता है, जहां उनके फर्स्ट ट्रू गॉड अपीयर हो जाते हैं और उन्होंने अपने क्लैन के सारे ट्रू गॉड्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे ट्रू गॉड्स आ जाते हैं। जैसे कि आप सबने गैस किया, ठीक उसी तरह उनको भी स्केलेटन क्लैन की तरफ से न्यूज मिली कि टूम बोट में द्वानडोंग के इनहेरिटेंस को अचीव करने का मौका है। तब सारे ट्रू गॉड्स कहते हैं, फाइनली हमारे सामने ये मौका आया है जहां हम आने वाली ग्रेट डिस्ट्रक्शन से हमारे क्लैन को बचा सकते हैं। सबके सब ट्रू गॉड्स ने कहा कि हम इस चांस को मिस नहीं कर सकते और ये इनहेरिटेंस डिवाइन आई क्लैन के पास ही आनी चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स सी के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक हैं और उन्होंने एक एक कर अपने सारे पैलेस ट्रेजर्स में सवार होकर अपनी जर्नी टूम बोट की तरफ शुरू कर दी। दूसरी तरफ हमें एक कंप्लीटली नई जगह को दिखाया गया जो है ईस्ट एम्परर होली लैंड।
जो कि पर्पल मून होली लैंड जैसा एक्सट्रीमली पावरफुल प्लान है दोस्तों। यहाँ एक से बढ़कर एक पावरफुल ट्रू गॉड्स दिखाई दे रहे थे कि अचानक उनका एंसेस्टर ट्री शाइन करने लगा और सारे के सारे कल्टिवेटर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर जो वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं उनको 82 रीइंकार्नेशन इराज हो चुके थे और आज तक की हिस्ट्री में कभी भी उनके एंसेस्टर सामने नहीं आए थे। आज ये पहली घड़ी थी और वजह साफ थी दोस्तों, द्वानदुंग इनहेरिटेंस और वो ईस्ट एम्परर एंसेस्टर अपीयर हो जाते हैं जिनकी सिर्फ आमद से वहाँ के ट्रू गॉड्स की बॉडीज हील हो गई थी। एम्परर ने आते बराबर हमारे अंदाजे के मुताबिक यही बात छेड़ी कि यूनिवर्स बोट में द्वंदोंगे इनहेरिटेंस के बारे में जो न्यूज है क्या वो सही है। नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर ने कहा हाँ ये सही बात है। इस पर एम्परर ने तुरंत कहा कि इस कैलिबर की लेगेसी के लिए कौन कौन जाना चाहेगा। सबके सब एक के बाद एक तैयार हो जाते हैं और एम्परर ने कहा नॉर्थ ट्रू स्टार हमारे 20 यूनिवर्स मास्टर्स, 200 यूनिवर्स नाइट्स और 2000 इमॉर्टल्स के साथ अपने क्लैन की पूरी ताकत द्वानदोंगे इनहेरिटेंस के लिए झोंक दो और किसी भी हालत में ये प्राइसलेस इनहेरिटेंस अपने ईस्ट एम्परर होली लैंड के लिए लेनी होगी। पर्पल मून होली लैंड वालों ने भी अपने ट्रू गॉड्स के झुंड को टूम बोट की जर्नी पर रवाना कर दिया। दोस्तों किस स्केल पर चल रहा है ये बैटल। इधर चारों को द्वानदोंगे वू ने कहा कि अभी तुम सबने प्रिलिमिनरी राउंड क्लियर किया है, अभी तो बहुत दूर जाना है, चलो मेरे पीछे आओ। चलते चलते चारों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो अभी के अभी एक दूसरे को मार दें, लेकिन सीनियर के होते हुए किसकी क्या मजाल। अब लुओ फेंग को एक वर्चुअल नेटवर्क से कॉल आता है जहां खुद ह्यूज एक्स और टीचर केओस लाइन पर थे। बिना देर किए लुओ फेंग ने ग्रीट किया और उधर से अपनी पहाड़ी आवाज में ह्यूज एक्स ने कहा हमें स्केलेटन क्लैन से न्यूज मिली है, क्या ये सच है लुओ फेंग कि तुम अभी टूम बोट में द्वानडोंगे इनहेरिटेंस का ट्रायल दे रहे हो। लुओ फेंग ने कहा हाँ सीनियर ह्यूज एक्स, और दोनों को एक तगड़ा शॉक भी लगा और खुशी भी हुई क्योंकि दोस्तों हमारे ह्यूमन अलायंस के पास पहले ही ट्रू गॉड और यूनिवर्स मास्टर लेवल के कल्टिवेटर्स की कमी थी। इसमें लुओ फेंग जैसे एक्सट्रीमली स्मार्ट रिप्रेजेंटेटिव का ह्यूमन अलायंस की तरफ से वहां होना ये वाकई बहुत ही बड़ी बात थी। इसलिए ह्यूज एक्स ने कहा लुओ फेंग अपने ह्यूमन अलायंस यहाँ तक कि तुम्हारे होम प्लैनेट अर्थ और सारे लोगों की कोई चिंता बिल्कुल मत करना, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। तुम अपना पूरा का पूरा फोकस इनहेरिटेंस पर लगा देना और हाँ तुम बहुत ही केयरफुल रहना क्योंकि अब इस इनहेरिटेंस के अपीयर होने की खबर पूरे के पूरे यूनिवर्स सी में फैल चुकी है, तो अब यह फाइट हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। जैसे दोनों अपना कॉल रख देते हैं, लुओ फेंग ने सोचा मेरे ह्यूमन रेस की जिम्मेदारी अभी मेरे शोल्डर्स पर आ गई है। मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं यहाँ बाकी के पावरफुल कल्टिवेटर से पहले पहुंच गया हूँ और मुझे इसी बात पर कैपिटलाइज करना होगा। सीनियर एक जगह रुक कर कहते हैं तुम चारों देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। चारों ने वहां देखा और सबने मिलकर कहा कि दोनों तरफ दो एक्सट्रीमली ह्यूज स्फीयर्स हैं जिसमें 3 डायमेंशनल कॉन्स्टलेशंस हैं। लेफ्ट स्फीयर में 123 कॉन्स्टलेशंस हैं और राइट में 10,080 कॉन्स्टलेशंस हैं। हर एक कॉन्स्टलेशन एक पजल है जिसमें लेफ्ट वाले 123 सॉल्व्ड हैं जबकि राइट वाले 10,080 पजल्स अनसॉल्व्ड हैं। लेफ्ट वाले फर्स्ट 123 पजल्स और राइट वाले 123 पजल्स सेम है। सीनियर ने कहा करेक्ट, मेरे एम्पायर का ये सबसे पॉपुलर गेम है जिसका नाम राइनोसरस एम्परर गेम है। इससे तुम्हारा लॉ कॉम्प्रिहेंशन तेज होगा और तुम किसी भी कंडीशंस में यूज कर सकते हो। अब गौर से देखो, इन लेफ्ट वाले 123 पजल्स को तुमको इनके सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। तुम इन फर्स्ट 123 पजल्स और सॉल्यूशंस को देखकर समझ जाओगे कि तुमने ये पजल्स कैसे सॉल्व करनी है। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। तुम सबको पजल नंबर 124 से सीरियल ऑर्डर में सॉल्व करते जाना होगा। तुम चारों के लिए 4 पिलर्स हैं। जब तुम्हें किसी पजल का सोल्यूशन मिल जाए तब अपनी डिवाइन पावर से इन पिलर्स पर ट्रेस करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिए गए टाइम में तुम में से जो कोई 6000 पजल्स तक पहुंच जाएगा उसको मेरी इनहेरिटेंस देखने का मौका मिलेगा। ये सुनकर लुओ फेंग समेत चारों कंटेंडर्स की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अब सबकी सांसें अटक गईं। लेकिन तुम में से जो पजल 1500 से कम सॉल्व कर पाया उसकी वही मौत हो जाएगी। तो दोस्तों स्टेज रेडी है और राइनो एम्परर गेम देखने से पहले हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड इतना कमाल का है दोस्तों कि इसका कोई हिसाब नहीं, और मैं वादा करता हूँ राइनो गेम जिस तरह लुओ फेंग उधर सॉल्व करेगा मैं भी उतनी ही अच्छी तरह आपके सामने उस सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। तो अगर आपको आने वाले एपिसोड्स में सच में राइनो गेम सिर्फ देखना नहीं बल्कि खेलना है तो आज ही अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।